Okay, guys. So let me just comment this code for a while, guys. So remember these two important rules. ठीक है? जब भी JVM को किसी पर्टिकुलर मेथड को कॉल करना है डिफरेंस वेरिएबल पर, तो इक्वल टू के राइट हैंड साइड में जो ऑब्जेक्ट है उसको देखेगा ये रिजॉल्व करने के लिए कि उस क्लास के अंदर का मेथड कॉल करें या उसके पेरेंट क्लास के किसी मेथड में से सेम नेम से जो मेथड इनहेरिट होके आया है उसको कॉल करें, राइट? यानी अगर मेथड ईच कॉल हो रहा है तो अगर वो एनिमल क्लास का ऑब्जेक्ट है तो सबसे पहले एनिमल क्लास के ऑब्जेक्ट के अंदर चेक होगा कि ईच मेथड मौजूद है कि नहीं, यानी एनिमल क्लास में डिफाइंड है कि नहीं। अगर है तो वो कॉल होगा, इसका कोई पेरेंट क्लास नहीं है, कहानी खत्म। अगर कैट की हम बात कर रहे हैं तो ऑब्जेक्ट चूंकि कैट का है, रेफरेंस वेरिएबल भले ही एनिमल का हो, जब हम मेथड कॉल कर रहे हैं तो मेथड रन टाइम पे कॉल हो रहा है, राइट? मेथड रन टाइम पे कॉल हो रहा है और मेथड डायनेमिकली कॉल हो रहा है। ईच मेथड रन टाइम पे डायनेमिकली कॉल हो रहा है। तो जब डायनेमिकली कॉल हो रहा है तो उसका डायनेमिक कॉल का मतलब ही यही है कि वो क्या करेगा, ऑब्जेक्ट को रन टाइम पे देखेगा कि ऑब्जेक्ट कौन सा है। रेफरेंस वेरिएबल तो सबके एनिमल है, ठीक है, लेकिन ईच मेथड किसका कॉल करना है, एनिमल का कॉल करना है या कैट का कॉल करना है, ये रन टाइम पे डायनेमिकली डिसाइड होगा। अगर कैट के पास उसका अपना ईच मेथड है, सबसे पहले कॉल उसके पास जाएगी। अगर उसके पास अपना ईच मेथड नहीं है, यानी ओवररिडन ईच मेथड नहीं है, तो फिर एनिमल के पास जाएगी, राइट? दिस इज व्हाट वी कॉल एज डायनेमिक बाइंडिंग और डायनेमिक मेथड डिस्पैच, ठीक है? क्या बोलते हैं इसको? ऑब्जेक्ट को आप देखेंगे हमेशा, ठीक है? अगर कैट के पास ईच मेथड है तो जेवीएम कंट्रोल, अगर कैट का ऑब्जेक्ट है तो कंट्रोल किसके पास भेजेगा, कैट के ईच मेथड के पास भेजेगा। अगर इसके पास ईच मेथड नहीं होता है तो एनिमल के अंदर ईच मेथड है, तब क्या होगा, इस ईच मेथड का जो इनहेरिटेड वर्जन है कॉल उसके पास जाएगा, यानी इधर जा रहा है, राइट? एंड दिस इज हैपनिंग एट द रन टाइम व्हेन द प्रोग्राम इज इन एग्जीक्यूशन। सो दिस इज कॉल्ड एज डायनेमिक मेथड डिस्पैच। मतलब जो मेथड पे जो कॉल है वो डिस्पैच हो रही है, डायनेमिकली हो रही है एट द रन टाइम, डिपेंडिंग अपॉन व्हाट इज द ऑब्जेक्ट एक्चुअली, irrespective of the reference variable, ठीक है? रिस्पेक्टिव ऑफ रेफरेंस वेरिएबल कहने का मतलब क्या है, हमने देखा कि सारे ही इंस्टेंसेस के रेफरेंस वेरिएबल एनिमल क्लास के हमने चेंज कर दिए थे, राइट? लेकिन जो ऑब्जेक्ट है, कैट का है, एनिमल का है, पर्शियन कैट का है, डिपेंडिंग अपॉन कौन सा ऑब्जेक्ट है उसके हिसाब से कॉल आपका उस पर्टिकुलर मेथड पे डायनेमिकली डिस्पैच होगा। और इसको और क्या कहते हैं, डायनेमिक बाइंडिंग भी कहते हैं, राइट? शुरू होगा फिर, गैस, ठीक है, फाइन। डायनेमिक बाइंडिंग या डायनेमिक मेथड डिस्पैच दोनों एक ही टर्म है, ठीक है? इसका मतलब क्या होता है कि अगर किसी मेथड, जैसे हमने एग्जांपल लिया, ईच मेथड पे कॉल जाना है, तो ये रेफरेंस वेरिएबल के को नहीं देखा जाएगा, यानी रेफरेंस वेरिएबल हर केस में एनिमल है, इसको नहीं देखा जाएगा, बल्कि जेवीएम किसको देखेगा, ऑब्जेक्ट को देखेगा। और ऑब्जेक्ट का जो नियरेस्ट ईच मेथड होगा कॉल उसको डायनेमिकली बाइंड करेगा। नियरेस्ट ऑब्जेक्ट का नियरेस्ट मेथड कौन सा होगा, सबसे पहला पहला जो ऑप्शन है वो क्या है, उस क्लास के अंदर खुद डिफाइंड है ईच मेथड, ठीक है? उसमें नहीं मिलेगा तो उसके पेरेंट क्लास, उसमें नहीं मिलेगा तो उसके पेरेंट क्लास, जब तक पूरी अभी क्लास हायरार्की चल रही है, राइट? फाइन, गाइस। पर्शियन कैट में भी ईच मेथड हमने डिफाइन किया था, राइट? अगर अगर ईच मेथड हम पर्शियन कैट के ऊपर कॉल कर रहे हैं तो उस केस में जो नियरेस्ट ईच मेथड होगा वो पर्शियन कैट क्लास के अंदर का नियरेस्ट मेथड है, और वो इस ऑब्जेक्ट को देखेगा, एनिमल को नहीं देखेगा। ऑब्जेक्ट चूंकि पर्शियन कैट का है तो पर्शियन कैट वाला ओवररिडन ईच मेथड कंट्रोल ले लेगा,
ठीक है। इसकी जगह अगर वाइल्ड कैट होता तो क्या होता, वाइल्ड कैट के अंदर ईट मेथड हमने डिफाइन नहीं करी है, कैट के अंदर ईट मेथड अगर डिफाइन करी है तो कंट्रोल डायनेमिकली उसको बाइंड हो जाएगा। डायनेमिकली मतलब एट द रन टाइम, जब भी डायनेमिक की बात करें क्या होता है, रन टाइम पे होता है। अगर कैट के अंदर भी ईट मेथड डिफाइन नहीं होता तो डायनेमिक कंट्रोल कहा जाता है या डायनेमिक बाइंडिंग कहा जाती एनिमल वाले ईट मेथड पर, ठीक है। अगर एनिमल में भी ईट मेथड नहीं होता तो क्या होता, अगर एनिमल में भी ईट मेथड नहीं होता तो क्या होता है, कौन सी एरर, रन टाइम पे नहीं। अगर एनिमल के अंदर भी ईट मेथड नहीं होता, मान लो मैंने एनिमल के अंदर से ईट मेथड को डिलीट कर दिया, ठीक है, अभी कोड को देखो क्या हो रहा है, सारे ईट मेथड पे कंपाइलेशन एरर आ गई। क्यों, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एनिमल का है और कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ईट मेथड नहीं है। जब कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ही ईट मेथड नहीं है तो कंपाइलर आपसे क्या कह रहा है कि मुझे नहीं मालूम कि राइट हैंड साइड में एनिमल का ऑब्जेक्ट होगा कि कैट का ऑब्जेक्ट होगा, लायन का, एलिफेंट का, वाइल्ड कैट, पर्शियन कैट, किसका ऑब्जेक्ट आप डालने वाले हैं, क्योंकि एनिमल का रेफरेंस वेरिएबल इन सबको एक्सेप्ट कर सकता है, इन सब के एड्रेसेस को एक्सेप्ट कर सकता है, इन सब टाइप के ऑब्जेक्ट्स के एड्रेसेस को एक्सेप्ट कर सकता है। तो मैं वही एक्सेप्ट करूंगा, अलाउ करूंगा आपको कंपाइल टाइम पे कोड लिखने को जो रेफरेंस वेरिएबल के कॉन्टेक्स्ट में डिफाइंड है, यानी एनिमल क्लास के अंदर डिफाइंड है। एनिमल क्लास के अंदर ईट नहीं है तो कहीं भी आप ईट फिर ईट का कॉल कोड में नहीं लगा सकते, कंपाइलेशन में एरर आ जाएगी, राइट गाइस, ओके। हाँ जी, तो दो रूल था, एक रूल क्या था, जो डायनेमिक बाइंडिंग होती है यानी मेथड पे जो कॉल जाता है वो इक्वल टू के राइट हैंड साइड, मतलब जो रियल ऑब्जेक्ट बन रहा है उसको देख करके जाता है, ठीक है, क्योंकि जब मेथड कॉल होगा वो रन टाइम पे ही कॉल होगा, करेक्ट गाइस, सही है। लेकिन कौन से मेथड और कौन से वेरिएबल आप एसेस कर सकते हैं उसका जो डिसीजन होता है वो कंपाइल टाइम पे होता है, वो इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड उसके रेफरेंस वेरिएबल को देख करके होता है, ठीक है। अगर रेफरेंस वेरिएबल में ईट मेथड नहीं है तो आप किसी पर भी ईट मेथड नहीं लगा सकते, एनिमल के रेफरेंस वेरिएबल में अगर नहीं है तो, एनिमल क्लास के अंदर नहीं है तो, गैस, ठीक है। एक चेरी भी ले सकते हो अगर ना मिले तो, गेट बंद कर देना बेटा। अभी जो पॉइंट डिस्कस किया है कितने लोगों को समझ में आया है, आ गया, ये नहीं आया, अच्छा, भाई बात करना बंद करेंगे तभी समझ में आएगा गैस। पीछे वाले लोग देखो, मैं ये कह रहा था ये जितने भी ऑब्जेक्ट बने हैं A1 से लेकर के A6 तक, ऑब्जेक्ट का मतलब रेफरेंस वेरिएबल जितने भी हैं, जब इन पे ईट मेथड का कॉल जा रहा है तो मेथड का कॉल एक्चुअली कौन से ईट मेथड पे जाएगा, खुद उस क्लास के अंदर, जैसे कैट है, कैट के अंदर ईट मेथड हो सकता है, एक वर्जन उसके पास एनिमल के पास से आ रहा होगा, पर्शियन कैट है उसके अंदर भी ईट मेथड है, एक वर्जन ईट मेथड का कैट से आ रहा है, एक मेथड एनिमल से भी आ रहा है, तो 3 वर्जन हो गए पर्शियन कैट में। लेकिन कॉल किसके पास जाएगा, ये डायनेमिकली बाइंड होगा डिपेंडिंग अपॉन कौन सा नियरेस्ट ईट मेथड है। नियरेस्ट ईट मेथड का मतलब अगर पर्शियन कैट के अंदर उसका अपना ईट मेथड है यानी ओवर रिटन मेथड है तो सबसे पहले कॉल उस पर जाएगा, अदरवाइज वहां नहीं मिला तो कहाँ जाएगा, इमीडिएट पेरेंट कैट पर जाएगा, वहां देखेगा ईट मेथड है कि नहीं, वहां नहीं मिला तो कहाँ जाएगा, पेरेंट क्लास पे जाएगा। तो ये जो मेथड की डायनेमिक जो बाइंडिंग हो रही है, यानी इस कॉल से कौन से मेथड को बाइंड करके किस मेथड को कॉल किया जाए, किस क्लास के मेथड को कॉल किया जाए, इसको बोलते हैं डायनेमिक बाइंडिंग, राइट। या डायनेमिक मेथड डिस्पैच, यानी रन टाइम पे डिस्पैच हो रहा है कॉल, किसको कॉल करें, किस मेथड को कॉल करें।
तो ये जो क्वेश्चन है ये रिजॉल्व जेवीएम कब करेगा, रन टाइम पे करेगा, और इसके लिए ये वो क्या देखेगा, इक्वल टू के राइट साइड वाला ऑब्जेक्ट देखेगा कि ऑब्जेक्ट कौन सा है, पर्शियन कैट का ऑब्जेक्ट है, कैट का ऑब्जेक्ट है या एनिमल का ऑब्जेक्ट है, राइट, उससे रिजॉल्व करेगा। लेकिन वो पर्टिकुलर मेथड कोड जब आप लिख रहे हैं तो वो कोड कंपाइल होगा कि नहीं, इसके लिए हमेशा लेफ्ट साइड देखा जाएगा रेफरेंस वेरिएबल का नाम। अगर रेफरेंस वेरिएबल में एनिमल क्लास के अंदर से ही मैंने ईट मेथड हटा दिया, ठीक है, तो एनिमल क्लास पहला कॉन्टेक्ट है, सारे रेफरेंस वेरिएबल एनिमल टाइप के हैं, इसका सुपर टाइप के, तो आप किसी भी रेफरेंस वेरिएबल पे ईट मेथड कॉल नहीं कर सकते हैं, राइट। हो सकता है कैट में आपके पास ईट मेथड हो, है ना, दिख रहा है, लेकिन आप चूंकि रेफरेंस वेरिएबल आपने एनिमल का दे रखा है, तो ये हमेशा अब कंपाइल टाइम पर ये चेक किसको करेगा, रेफरेंस वेरिएबल को करेगा। इसको अगर मैं कैट से रिप्लेस कर दूं फॉर एग्जांपल, देखिए ये कंपाइलेशन की एरर चली गई, यहाँ पर ये नहीं हो सकता, यहाँ भी कैट होना है, एनिमल ए इज इक्वल टू न्यू कैट हो सकता है, ठीक है, इस पॉइंट पे भी दोबारा भी आएंगे, ठीक है। तो ये देखिए आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, ठीक है। यानी जो कॉन्ट्रैक्ट है रेफरेंस वेरिएबल है उसके अंदर वो मेथड या वो एट्रीब्यूट होना चाहिए जिसको आप एसेस करने की कोशिश कर रहे हैं, दैट इज व्हाट वी कॉल एज द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द रेफरेंस वेरिएबल। रेफरेंस वेरिएबल का कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वायलेट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब रेफरेंस वेरिएबल अगर हम सुपर टाइप का यूज कर रहे हैं तो एक हम लिमिटेशन डाल रहे हैं कि हम सिर्फ उन्हीं वेरिएबल्स या मेथड को एसेस कर सकते हैं जो कि इस रेफरेंस वेरिएबल की क्लास के अंदर डिफाइंड है और विजिबल है। विजिबल होना दूसरी शर्त है, अगर प्राइवेट होंगे तो नहीं एसेस कर सकते, है ना, प्राइवेट होंगे तो एसेस नहीं कर सकते, करेक्ट गाइस, क्लियर है, समझ गए बात, कोई डाउट अभी, ठीक है ना। अच्छा, लेट मी कम बैक टू अभी जो हुआ था, यहाँ पे हमने इसको क्या करा, इसको कैट करा, जैसे ही कैट करा यहाँ से ईट मेथड से जो आपका सॉरी ईट मेथड से एरर तो चली गई, लेकिन एरर कहाँ चली गई, एनिमल पे शिफ्ट हो गई, क्यों ऐसा हुआ, कैट का है, यानी रेफरेंस वेरिएबल सब टाइप का है और ऑब्जेक्ट सुपर टाइप का है। सुपर टाइप के रेफरेंस से सब टाइप यानी पेरेंट के रेफरेंस से चाइल्ड को रिफर आप कर सकते हैं, यानी चाइल्ड के ऑब्जेक्ट का एड्रेस उसमें स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि चाइल्ड पेरेंट टाइप के लिए कंपेटेबल है। लेकिन चाइल्ड का रेफरेंस वेरिएबल हो उसमें पेरेंट का ऑब्जेक्ट डालें तो वो कंपेटेबल नहीं होगा, ठीक है। तो ये हम चाहे कैट A1 इज इक्वल टू न्यू एनिमल, तो ये कहना गलत होगा, बल्कि एनिमल A2 इज इक्वल टू न्यू कैट कह रहे वो सही है। डायग्राम से आप देखें, उसको बोल के देखें, दैट विल मेक सेंस। cat is an animal, makes sense, animal is a cat, not necessarily, cat is a Persian cat, not necessarily, it could be a wild cat also, ठीक है। तो अगर आप बोल के भी देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये कंपाइलेशन में एरर आपको देगा, पूरी तरह लॉजिकल चीज है, क्योंकि जब आप एग्जाम्स वगैरह में जाएंगे ना, खासतौर से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, जॉब्स के लिए जाएंगे, जो एग्जाम होते हैं उसमें तो आपको पेपर मिलेगा ना, या ऑनलाइन मिलेगा, है ना। अब वहां पे क्या करना है, आपके पास कंपाइलर नहीं होगा कि आप कंपाइल करके चेक करें, तो अगर आपके पास रीजनिंग नहीं है, आप डेप्थ में चीज को समझ नहीं पाए हैं, तो आप उन आंसर्स को नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए इन चीजों को समझना है। अच्छा, एक लैंग्वेज के लिए आप सीख गए तो आप समझिए सारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए आप सीख गए, क्योंकि ये कंसेप्ट नहीं लेंगे, सिंटेक्स चेंज होंगे। आप सी प्लस प्लस में कॉलन लगाते थे, यहाँ एक्सटेंड कीवर्ड लगा रहे हैं, ये चेंज होगा, लेकिन एक्सटेंशन का मतलब क्या होता है वो चेंज नहीं होगा, इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है वो चेंज नहीं होगा। सुपर टाइप से हम चाइल्ड टाइप के ऑब्जेक्ट को रिफर करा सकते हैं, ये कंसेप्ट चेंज नहीं होगा, ये वहां भी रहेगा, ठीक है। इसका जो पोटेंशियल एडवांटेज है जो हम आगे देखेंगे वो वहां भी मिलेगा, यहाँ भी मिलेगा, ठीक है, C# में भी मिलेगा आपको, ठीक है, हर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपको मिलेगा। तो ये वंस अ लाइफ टाइम लर्निंग एफर्ट है। फिर आप मल्टीपल स्किल्स, कोई भी आप लैंग्वेज को यूज कर रहे हैं उसमें आप अगर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है तो वहां यूज होगी आपकी, ठीक है। इंपॉर्टेंस इसलिए बता रहा हूँ ताकि थोड़ा ध्यान देके आप सुने इसको, ठीक है, बुक से नहीं सीख पाएंगे आप, ठीक है, कुछ चीजें एक्सपीरियंस से सीखी जाती हैं। गाइस, ज्यादा क्लियर है,
डायनेमिक बाइंडिंग या डायनेमिक मेथड डिस्पैच किसे कहते हैं, सब क्लियर हो गया। एक टर्म अक्सर आप किताब में देखेंगे स्टैटिक बाइंडिंग, वो क्या होता है? देखा है स्टैटिक बाइंडिंग? हालांकि स्टैटिक बाइंडिंग कहना जो है ना वो थोड़ा सा मतलब ठीक है, अपनी जगह सही है, लेकिन मतलब बाइंडिंग जो आती है वो डायनेमिक बाइंडिंग के टर्म में ही इंट्रोड्यूस हुई थी हमेशा से, उसी कंसेप्ट में समझी जाती थी, लेकिन स्टैटिक बाइंडिंग एक टर्म कॉइन हुआ। तो उसका पर्पस क्या है, स्टैटिक बाइंडिंग का मतलब क्या होता है? एक बात तो क्लियर है, बात हो रही है मेथड कॉल से ही, क्योंकि हम मेथड की बात कर रहे थे डायनेमिक बाइंडिंग में भी ये भी जो है मेथड कॉल से ही के टर्म में ही बात हो रही है। एनी आइडिया, एनीवन? अच्छा, अभी एग्जांपल बता देते हैं आपको। एक ईट मेथड एनिमल क्लास में नो आर्क था, अगर हम एक और ईट मेथड बना दें, पब्लिक वॉइड ईट, ये तो नहीं हो सकता। क्यों? एक स्कोप में दो डुप्लीकेट आइडेंटिफायर नहीं हो सकते, चाहे वो वेरिएबल हो चाहे नेम हो, या एक पैकेज में दो सेम नेम के क्लास हो, कोई भी आइडेंटिफायर। जनरल रूल है कि एक स्कोप में नहीं हो सकते, राइट? हमें चेंज करना पड़ेगा। क्या चेंज करना पड़ेगा? मान लीजिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे स्ट्रिंग फूड कर दिया, राइट, और मैसेज कर देते हैं एनिमल ईटिंग। कंपाइल तो यहीं पे हो गया है ना, एनिमल ईटिंग, डबल कोट यहाँ क्लोज कर दीजिए और इसको इधर रखिए, इधर प्लस ऐड कर देते हैं, कॉन्कैटिनेशन, राइट, फूड। जो भी फूड आप पास करेंगे वो फूड एनिमल खा रहा है, वो मैसेज प्रिंट हो जाएगा, राइट, करेक्ट। अब ये मेथड को क्या बोलते हैं, इसको क्या कहते हैं जो मैंने किया अभी है? फंक्शन या मेथड ओवरलोडिंग, राइट, मेथड ओवरलोडिंग। अब इस बताइए, इसका जो कॉल हम इसको करेंगे, ये रेफरेंस वेरिएबल मान लीजिए a1 है हमारे पास, तो a1 जो है अगर एनिमल टाइप का है तो उसके कॉन्टेक्ट में आ गया। अगर ये कैट होता तो कैट चूंकि एनिमल को एक्सटेंड कर रहा है तो उसके कॉन्टेक्ट में भी आ जाएगा, चूंकि इनहेरिट करेगा दोनों ही मेथड को, राइट। चलिए अभी एनिमल ही रख के बात करते हैं, ठीक है, एनिमल है। अब ये a1.eat है तो यहाँ पे कोई भी आर्गुमेंट नहीं है, तो इसको पता है कि जो दो ईट मेथड एनिमल के अंदर मौजूद हैं उनमें से किस ईट मेथड की मैं बात कर रहा हूँ जिसमें आर्गुमेंट नहीं है। और अगर रन टाइम में कैट का ऑब्जेक्ट मिल गया उसको तो डायनेमिक बाइंडिंग होगी। ईट मेथड एनिमल में है तो कॉन्टेक्ट तो सेटिस्फाई हो गया, कोड कंपाइल हो गया, लेकिन रन टाइम पे एक्चुअली जरूरी नहीं है कि यही ईट मेथड कॉल करे, ठीक है। तब ईट मेथड किसका होगा, कैट का कॉल होगा, राइट। लेकिन उस कंडीशन में भी जो बाइंडिंग होगी वो नो आर्ग ईट मेथड से ही होगी, राइट, नो आर्ग ईट मेथड से ही होगी। कैट में अगर वन आर्ग ईट मेथड भी जैसे ये वाला है ऐसा, वहां पे भी अगर हम ओवरराइड कर दें, ठीक है, तो कॉल किसके पास जाएगी, नो आर्ग वाले के पास ही जाएगी ना, क्योंकि नो आर्ग का कॉल कर रखा है, राइट। तो अगर आप देखें तो कंपाइलर को ही नजर आ रहा है कि भाई एक्चुअली ये ईट मेथड कॉल होना है या ईट मेथड कॉल होना है। तो जब इसका कोड बाइट कोड जनरेट होगा तो कंपाइलर वहीं पर इंस्ट्रक्शन लिख देगा कि जो ईट मेथड का कॉल होना है ये किस वाले, नो आर्ग वाले में जाना है या वन आर्ग वाले में जाना है। अगर वन आर्ग में जाना है तो हो सकता है एक और वन आर्ग का आर्गुमेंट का आपका ईट मेथड होता, से फॉर एग्जांपल यहाँ पे होता इंट फूड कोड, एक ही आर्गुमेंट है लेकिन टाइप चेंज हो गया तो भी ओवरलोडिंग हुई, ठीक है। ओवरलोडिंग का की शर्त क्या है, या तो नंबर ऑफ आर्गुमेंट चेंज होंगे या टाइप ऑफ आर्गुमेंट चेंज होंगे, दोनों में से अगर कोई भी चेंज होते हैं नाम मेथड का सेम रहेगा, तो मेथड को हम बोल रहे हैं मेथड को ओवरलोड किया गया नई रिस्पांसिबिलिटी से, यानी उसका काम उसका बिहेवियर चेंज हो गया विद न्यू रिस्पांसिबिलिटी। ओवरलोड का नाम ही मतलब बता रहा है अपने आप में, है ना, क्लियर है गाइस, है। तो ओवरलोडिंग के लिए शर्त क्या है, या तो नंबर ऑफ पैरामीटर मेथड के चेंज होंगे या टाइप ऑफ पैरामीटर चेंज होंगे। लेकिन जो भी चेंज हो रहा है अभी हम जो पास करेंगे टेस्ट एनिमल के अंदर, a1.eat में कुछ नहीं पास करा, a1.eat में अगर हम ये वाला वर्जन पास कर रहे हैं तो हम उसमें 4 हमने इंटीजर वैल्यू पास कर दी, राइट। a1.eat मेथड अगर हम ये वाला कर रहे हैं जिसमें स्ट्रिंग पास कर रहे हैं तो स्ट्रिंग हमें पास करनी पड़ेगी से गार्बेज, ठीक है, एनिमल ईटिंग सब गार्बेज, ठीक है।
लेकिन ये दिख रहा है कंपाइलर को कि एक्चुअली कॉल किस तरह के आर्गुमेंट वाले ईट मेथड पे जानी है, और इसका जो बाइंडिंग हो रही है कोड के साथ, बाइट कोड के साथ, वो कंपाइल होते वक्त ही हो जा रही है, वो रन टाइम के लिए इसका वेट नहीं कर रहा है। दिस इज व्हाट वी कॉल एज स्टैटिक बाइंडिंग। ठीक है, कंपाइल टाइम पे जो हो रहा है वो स्टैटिक है। कंपाइल टाइम में ही हम कंपाइलर रिजॉल्व कर ले रहा है कि हमें कॉल कौन से ओवरलोडेड मेथड पे भेजना है। लेकिन जब ओवररिडन मेथड पे भेजने की बात होगी विद द सेम सिग्नेचर, दो मेथड्स आर विद द सेम सिग्नेचर, तब क्या होगा, तब ऑब्जेक्ट को देखा जाएगा, और ऑब्जेक्ट रन टाइम पे कौन सा बन रहा है उस पर डिपेंड करेगा कि उसके पास वो इट मेथड है, ओवररिडन मेथड है कि नहीं है। नहीं है तो उसके पेरेंट के पास कॉल जाएगी, उसके पास भी नहीं है तो उसके पेरेंट के पास कॉल जाएगी, एंड सो ऑन। दैट इज व्हाट वी कॉल एज डायनेमिक बाइंडिंग और डायनेमिक मेथड डिस्पैच। कांसेप्ट क्लियर हो गया? स्टैटिक बाइंडिंग क्लियर है, डायनेमिक बाइंडिंग क्लियर है, डायनेमिक बाइंडिंग को ही डायनेमिक मेथड डिस्पैच कहते हैं। इनहेरिटेंस का मतलब क्लियर हो गया, एक्सटेंशन का मतलब क्या हो गया, क्लियर हो गया, जनरलाइजेशन क्या होती है और स्पेशलाइजेशन क्या होती है इस डायग्राम से क्लियर हो गया। जो सबसे कॉमन कोड होगा उसको हम कहाँ भेजेंगे, टॉप लेवल वाले पेरेंट क्लास में, हाँ बेस क्लास में। जो कोड कॉमन है सारे कैट्स के लिए, लेकिन सिर्फ कैट्स के लिए कॉमन है, वो कहाँ भेजेंगे, इस कैट वाली क्लास में। ठीक है, तो ये रीयूजेबिलिटी का अलग तरीका है ना, कि आप पेरेंट क्लास में कॉमन कोड आप डाल रहे हैं, राइट, ताकि इनहेरिट होकर वो चाइल्ड क्लासेस को एज मिल जाए। किसी एक 10 चाइल्ड क्लास में से किसी एक पर्टिकुलर चाइल्ड क्लास को उस बिहेवियर को चेंज करना है तो क्या करेगा, वो ओवरराइट कर लेगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, चेंज करने का ऑप्शन भी चाइल्ड क्लास के पास मौजूद है, राइट, बिहेवियर को चेंज करने का ऑप्शन भी, इनहेरिटेड बिहेवियर को चेंज करने का ऑप्शन भी चाइल्ड क्लास के पास मौजूद है। क्लियर है यहाँ तक? देखो बेटा, उधर बैग रखा है, उधर बैठ जाओ जाके। एनी डाउट सो फोर्थ? क्लियर है? तो हम कहेंगे पर्शियन कैट इज अ कैट, कैट इज अ एनिमल, फाइन। एनिमल इज अ कैट इज रॉन्ग, cat is a Persian cat is wrong, both from the phrasing perspective as well as in the code also. कोड का मतलब क्या है कि रेफरेंस वेरिएबल कौन सा यूज कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट कौन सा यूज डाल रहे हैं उसमें, राइट, उसके टर्म में भी गलत है ऐसा कहना, राइट। इनहेरिटेंस पे रिलेशनशिप जो यूज कर रहे हैं इज अ रिलेशनशिप यूज कर रहे हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया भाई? अब चलते हैं अपने पुराने वाले एक बार। अच्छा, ये वेव टेल में क्या कहानी हुई थी? वेव टेल किस पर कॉल हो रहा है, A2 पे कॉल हो रहा है। A2 में क्या है, कैट क्लास है का ऑब्जेक्ट है, जाएगा मतलब रन टाइम पे कैट क्लास में वेव टेल मौजूद है। लेकिन वेव टेल पे आप कॉल क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि A2 जो है वो एनिमल टाइप का है। चेक क्या हो रहा है, कॉन्टेक्ट चेक हो रहा है, चेक कॉन्टेक्ट उसका है, एनिमल का है। ठीक है, तो एक्सटेंशन को आप कॉल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसका। so this is not possible, compilation error। ठीक है, यहाँ क्या दिक्कत हुई भाई, ये तो बनाया था हमने, सेव नहीं किया है क्या, इसलिए कभी कभी ऐसा भी होगा, आप सेव नहीं करेंगे तो कोड आपका कंपाइलेशन एरर शो करेगा। सेव कर लीजिए। एसक्यूट मतलब, अच्छा ठीक है, क्या नाम है आपका? फैज पूछ रहे हैं, फैज फैज पूछ रहे हैं कि भाई देखो गाइस, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मैं भूल भी गया था, कायदे से मुझे ही बता देना चाहिए था, लेकिन भूल गया था, कोई बात नहीं। ये कह रहे हैं कि भाई वेव टेल ऑब्जेक्ट तो बन रहा है कैट का, कैट में वेव टेल मौजूद है, अब मुझे वेव टेल कॉल कराना है, तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, कैसे हो सकता है ये? रेफरेंस वेरिएबल एक तरीका ये हो सकता है, रेफरेंस वेरिएबल हम कैट का ले लें, पर उससे फिर हमें एनिमल ही रखना है, क्योंकि जाहिर सी बात है, हमने बताया आपको कि भाई सुपर टाइप का रेफरेंस वेरिएबल रखने के कुछ एडवांटेज हमको मिलेंगे, और वो एडवांटेज सब्सटेंशियल होंगे, है ना, इंपॉर्टेंट होंगे, तो हम उस एडवांटेज को खोना नहीं चाहते हैं। तो ये कह रहे हैं कि भाई इसको हम कैट नहीं रखेंगे, हम इसको एनिमल ही रखेंगे। तब क्या पॉसिबिलिटी है फिर? चलो, एक सॉल्यूशन ये हो गया कि वेव टेल मेथड जो कैट में था
वो कॉन्ट्रैक्ट में भी डाल दें। अगर कॉन्ट्रैक्ट में चला जाएगा तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी, फिर एनिमल भी आपको अलाउ कर देगा, राइट? यही कह रहे हैं ना आप? एनिमल क्लास के अंदर मैंने वेव टेल डाल दिया, करने को कुछ भी कर सकते हैं। कोड वाकई आपको कंपाइल करने लगेगा, पर मेरा पर्पस डिफीट हो गया। मैं एनिमल में वेव टेल नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि हर एनिमल की हो सकता है टेल ना हो, और जिस एनिमल की टेल नहीं होगी वो बेचारा क्या वेव करेगा, है ना? तो प्रॉब्लम दिक्कत हो जाएगी ना रन टाइम पे, है ना? तो अब ये मैं करना नहीं चाहता हूँ, तो मैं ये काम अब नहीं करूंगा। और कोई तरीका है क्या? इसको एनिमल ही रखते हैं, राइट? है, और आपके एनिमल से वेव टेल हटा देते हैं। और कोई तरीका फोर्सफुली करने का? अभी तो कंपाइलर ही कंप्लेंट कर रहा है ना कि भाई देखो ये जो तुम रेफरेंस वेरिएबल A2 कह रहे हो ये एनिमल टाइप का है। मुझे नहीं पता भाई कि तुम उसमें कैट डालोगे, एनिमल डालोगे, या डॉग डालोगे, या स्ट्रिंग डालोगे, मुझे नहीं पता, है ना? जो भी डालोगे पहली शर्त है कि वो कंपेटेबल होना चाहिए एनिमल से, और दूसरी शर्त ये है कि उसके अंदर वो मेथड डिफाइंड होना चाहिए जो एनिमल क्लास के अंदर है, क्योंकि अगर वो मेथड नहीं होगा और हम रन टाइम के लिए छोड़ देंगे कंपाइल करने को, मतलब कंपाइलर अगर सेटिस्फाई हो जाता है और रन टाइम के लिए छोड़ देता है और उसको वेव टेल मेथड वहाँ उस ऑब्जेक्ट में नहीं मिलता है, तो रन टाइम एरर आ जाएगी, और रन टाइम एरर आना कंपाइलेशन एरर से ज़्यादा बुरी बात है, क्योंकि तब आपका चलता हुआ प्रोग्राम जो है प्रोडक्शन में फेल करेगा, मतलब जब उसको सही काम करना चाहिए तब फेल करेगा। कंपाइलेशन में जो एरर आ रही है वो तो आपको विजिबल है ना कि प्रॉब्लम आ रही है, आप उसको सॉर्ट आउट करेंगे, राइट? तो कोई तरीका है कि हम फोर्स कर सके कंपाइलर को, कन्विंस कर सके? कंपाइलर बस इतनी सी बात कह रहा है कि भाई यहाँ पे क्या ऑब्जेक्ट आएगा वो मैं नहीं जानता, कुछ भी आप डाल सकते हो, हमें मतलब है रेफरेंस वेरिएबल से। तो चूंकि रेफरेंस वेरिएबल एनिमल का है, उसके कॉन्टेक्ट में वेव टेल नहीं है, तो हम तुम्हें वेव टेल नहीं कॉल करने देंगे। और कोई तरीका? हिंट दे रहा हूँ, कास्टिंग, कास्ट करना क्या होता है? कितने टाइप की कास्टिंग होती है? इसको मैं डिलीट कर दूं? कास्ट कितने टाइप के होते हैं लैंग्वेज में? कितने टाइप के होते हैं? याद है किसी को? एक होता है इम्प्लिसिट कास्ट, ठीक है? एक होता है सही एक्सप्लिसिट कास्ट। क्या डिफरेंस होता है दोनों में? क्या डिफरेंस होता है? अरे भाई सी प्लस प्लस का वाइवा दिया होगा ना कभी? पढ़ा ही नहीं है? चलो यार, लेकिन अपने से पढ़ना चाहिए था फिर, क्योंकि ये तो इसका तो कोई सॉल्यूशन ही ना है, डिपेंडेंसी तो बनती जाएगी ना फिर। चलो चलो मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, ठीक है? देखिए कास्टिंग दो तरह की होती है, इम्प्लिसिट कास्ट एंड एक्सप्लिसिट कास्ट, ठीक है? पहले इसको प्रिमिटिव वेरिएबल के कंसेप्ट में समझते हैं कि क्या होती है। इस कोड को मैं थोड़ी देर के नीचे करता हूँ, इधर आपको दिखेगा प्रिमिटिव वेरिएबल के हिसाब से। फिर फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा इंटीजर एक्स एक वेरिएबल है, ठीक है? न्यूमरिक टाइप है एक्स, और कौन कौन से न्यूमरिक डाटा टाइप होते हैं प्रिमिटिव? फ्लोट न्यूमरिक नहीं होता है, फ्लोटिंग पॉइंट होता है, यानी डेसिमल वाला होता है।
short, long, int, short, long and बाइट। बाइट 1 बाइट का होता है, शॉर्ट 2 बाइट का होता है, इंट 4 बाइट का हो गया, लॉन्ग 8 बाइट का हो गया, जो ट्रिवियल हमारा जो तरह चला रहा है कन्वेंशन हमारा। ठीक है, अगर इसमें हम एक वैल्यू असाइन कर रहे हैं 7 इज अ कांस्टेंट। नाउ व्हाट इज द नेचर ऑफ दिस 7, वेदर इट्स अ बाइट, इट्स अ शॉर्ट, इट्स अ इंट और इट्स अ लॉन्ग? ऑल दीज आर न्यूमेरिक, राइट? बट व्हाट इज दिस 7? इंटीजर टाइप का है, राइट? 4 में से डिफॉल्ट किसी एक को तो पिक करना पड़ेगा, तो जावा लैंग्वेज बाय डिफॉल्ट इसको इंटीजर पिक करता है। अगर ये फ्लोटिंग पॉइंट नंबर होता है जिसमें फ्लोट और डबल होता है, तो बाय डिफॉल्ट क्या होता? फ्लोटिंग पॉइंट नंबर होता है। अगर तो फ्लोट एंड डबल में फ्लोट एफ इज इक्वल टू कांस्टेंट डाल रहा हूं मैं 7.56 समथिंग। इसको बताना पड़ेगा कि ये फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है, वरना इसने क्या लिया था? कांस्टेंट को क्या लिया था? कांस्टेंट का नेचर क्या मान लिया था? डबल। 7.6 है, इंटीजर कैसे लेगा? डबल ही मानेगा ना उसको। यानी उसने फ्लोटिंग पॉइंट जो डेसिमल नंबर होते हैं उसमें जो डिफॉल्ट होता है वो बड़े साइज वाला डबल होता है। अगर हम कांस्टेंट को कहेंगे तो कांस्टेंट को देखेगा तो कहेगा कि ये तो डबल है, और आप एफ लगा के उसको अलग से बता नहीं रहे हैं तो बोलेगा, क्या बोलेगा? देखो एरर, देखो क्या कह रहा है आपसे, टाइप मिसमैच, कैन नॉट कन्वर्ट फ्रॉम डबल टू फ्लोट। यानी कांस्टेंट जो बाय डिफॉल्ट है वो डबल है। ठीक है, आपको स्मॉल एफ या कैपिटल एफ लगा के बताना पड़ेगा, नो नहीं, इट्स अ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। इंटीजर के केस में जो जो बाय डिफॉल्ट जो नेचर होता है कांस्टेंट का, वो क्या होगा? न्यूमेरिक कांस्टेंट का, न्यूमेरिक वैल्यूज का इंट होता है, चारों में से इंट होता है, राइट? क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। एक्स एक वेरिएबल डिफाइन करते हैं, फॉर एग्जांपल बाइट बी इज इक्वल टू 7। ठीक है, क्या हुआ? 7 क्या था? इंटीजर टाइप का था, बाइट में एडजस्ट हो गया, क्योंकि 7 को आप रिप्रेजेंट कैसे करेंगे बाइनरी में? 0 0 0 0 0, मतलब एक बाइट में से 7 बाइट यूज होगी, एक साइन के लिए यूज होगी, 7 बाइट यूज होगी, राइट? तो 6 0 और एक 1 लग रहा है तो 1 होगा, 5 0 और 1 0 लग रहा है तो क्या हो गया? 2 हो गया। सिमिलरली इस तरह से 7 बहुत छोटी वैल्यू है, तो 7 बाइट में भी फिट होगी, शॉर्ट में भी फिट होगी, इंट में भी फिट होगी, लॉन्ग में भी फिट होगी। तो अगर 7 बाय डिफॉल्ट इंटीजर है which is a larger value by nature but actual value is small in nature, तो क्या करेगा कि उसने देखा एक बड़ा सा बकेट रखा है लेकिन जो उसमें टॉय रखा है वो बहुत छोटा सा रखा है, तो उसको टॉय को उठा के उसने छोटे वाले मग में डाल दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं, तो बाइट को उसने एडजस्ट कर लिया। अगर हम ऐसे भी करना चाहें, फॉर एग्जाम्पल हम देखना चाहें एक्स इज इक्वल टू बी करें, बी अब विजिबल है कि आपके पास, अगर समझ में ना आ रहा हो तो विजिबल है कि बाइट है, राइट गाइस? गाइस फ्रॉम द बैक, ठीक है, क्लियर है? इसको हम बोलते हैं इम्प्लिसिट कास्ट, यानी आपको अलग से कंपाइलर को कुछ कहना नहीं पड़ रहा है, कंपाइलर खुद ब खुद समझ के इम्प्लिसिटली उसको कास्ट कर ले रहा है, यानी उसके नेचर को कन्वर्ट कर दे रहा है। इंटीजर से इसने क्या करा? बाइट में कन्वर्ट कर, बाइट से क्या करा? इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि बकेट साइज इज लार्ज इनफ। यहाँ पे बकेट साइज जो है, अब इंटीजर की बकेट जो है बड़ी है, बाइट की बकेट छोटी थी, तो जाहिर सी बात है अब इस केस में छोटे से ही बकेट से उठा करके हम किसी बड़े बकेट में डाल रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है फिर तो। गैस क्लियर है? जब वैल्यू, छोटी वैल्यू को उससे लार्ज बकेट में आप डाल रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इसको बोलते हैं इम्प्लिसिट कास्ट, है ना? क्योंकि चीज कंपेटेबल है, कंपेटेबल है, ठीक है? ये वैल्यू जो 7 है ये कंपेटेबल है टू द बाइट डाटा टाइप आल्सो, और जो बाइट खुद डाटा टाइप का कंटेनर है उसकी जो साइज है दैट इज आल्सो कंपेटेबल विद द इंटीजर कंटेनर।
ठीक है, तो जहां भी कंपेटेबिलिटी होगी उसको किसी लॉस का डर कंपाइलर को नहीं होगा, वहां पे क्या होगा, वहां पे अपने आप उठा करके एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाएगा इम्प्लिसिटली, साइलेंटली। ठीक है, अगर इसी की जगह ऐसा होता, एक लॉन्ग वैल्यू है, लॉन्ग एल इज इक्वल टू 100, ठीक है, अभी मुझे यहाँ पे एल लगाने की जरूरत नहीं पड़ रही, पुराने कंपाइलर्स में एल लगाना पड़ता था, ठीक है, अभी वो कर ले रहा है। अब इस एल जो है ये लार्ज कंटेनर है, इसको मैं एक्स में डालने की कोशिश करता हूँ, जा रहा है, भले ही वैल्यू स्मॉल है लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम कर रहा है, क्योंकि कंटेनर अब कंपेटेबल नहीं है। ये अब कांस्टेंट की बात नहीं रह गई, अभी कंटेनर की बात हो गई। अभी कंटेनर के अंदर देख ही नहीं रहा है, एक कंटेनर को उठा के दूसरे में पलटने की कोशिश कर रहा है, राइट। अब वो जो कंटेनर लॉन्ग वाला है वो बड़ा है, इंटीजर वाला कंटेनर छोटा है, तो उसको लग रहा है जब बड़े से छोटे कंटेनर में ऐसे पलटेंगे तो साइड से स्पिल कर जाएगा। एक मिनट, हेलो, जी जी जी, नहीं अंडरटेकिंग देनी पड़ेगी, ना ना, इसका मतलब फिर प्रॉब्लम है, फिर प्रॉब्लमेटिक केस है, उसके बिना तो होएगा नहीं। आप उसको फिर एचओडी के पास भेज दीजिए, मैं क्लास ले रहा हूँ सर, अभी मैं क्लास ले रहा हूँ, आप एचओडी के पास भेज दीजिए कहीं, और बल्कि आप चाहिए तो खुद ही लेके चली जाइए, दैट इज बेटर। ठीक है, अंडरटेकिंग देनी पड़ेगी, अंडरटेकिंग बिना कैसे होगा, हाँ, कहीं उठा उठा के लाया होगा इधर उधर से तो ऐसे नहीं होगा फिर। गैस ये क्लियर है, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो कंटेनर्स हैं वो कंपेटेबल नहीं है, लॉन्ग वाला कंटेनर बड़ा है, गाइस प्लीज बी साइलेंट, लॉन्ग वाला कंटेनर जो है बड़ा है और इंटीजर वाला कंटेनर छोटा है, तो यहाँ पे बड़े कंटेनर को जब छोटे कंटेनर में पलटना चाहेंगे तो स्पिल ओवर होगा, यानी कुछ लॉस होगा डाटा का, तो कंपाइलर इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा है इम्प्लिसिट कास्ट करके। अब आप एक्सप्लिसिट कास्ट करेंगे, कैसे करेंगे, कंपाइलर को एक्सप्लिसिटली अपनी तरफ से बताएंगे कि भाई तुम टेंशन मत लो, अगर कुछ होता है तो मैं देख लूंगा, तुम उसे इंटीजर टाइप का ही मान करके तुम डाल दो, और सच में अगर लार्ज वैल्यू, अभी स्मॉल वैल्यू 100 है तो कोई लॉस नहीं होगा, लेकिन अगर कोई ऐसी वैल्यू होती जो इंटीजर के कितना है, 4 बाइट है ना, 4 बाइट का मतलब 32 में से एक बाइट साइड के लिए हटा लिए, 31 बाइट, 31 बाइट में फिट होने वाली वैल्यू नहीं होती, तो फिर यहाँ पे लॉस ऑफ वैल्यू होता, फिर एग्जैक्टली होता लॉस ऑफ वैल्यू, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर हमने एक्सप्लिसिटली ले ली, है ना। हम कह रहे हैं कंपाइलर को कि एक्सप्लिसिटली मैं तुम्हें बता रहा हूं, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा हूं कि अगर कोई लॉस होगा तो मैं देख लूंगा, तुम लॉन्ग को एज अ इंटीजर ट्रीट करो, यानी इंटीजर में कन्वर्ट कर दो, कास्ट कर दो, और कास्ट करने के बाद फिर एक्स जो कि इंटीजर वेरिएबल है उसके अंदर डाल दो, दिस इज व्हाट वी कॉल एज एक्सप्लिसिट कास्ट। ठीक है, इससे पहले जो आपने देखा था यहाँ पर, ये क्या था, इम्प्लिसिट कास्ट था, ठीक है, ये क्या है, क्लियर हो गया, यही काम हमको वहां भी करना पड़ेगा, कंपेटेबिलिटी की बात ही कर रहे थे ना, अभी ये कंपेटेबिलिटी का दिक्कत है, राइट। वेव टेल मेथड जो है कैट ऑब्जेक्ट में आ रहा है, और अब ये कह रहा है कि भाई एनिमल कॉन्ट्रैक्ट के कंपेटेबल नहीं है ये, ठीक है, मुझे नहीं मालूम कि उसमें कैट आएगा या एनिमल का ऑब्जेक्ट आएगा या पर्शियन कैट आएगा, मुझे नहीं पता, ठीक है, या कोई और ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है, तो यहाँ पे इम्प्लिसिट कास्ट नहीं होगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर कास्ट करेंगे एक्सप्लिसिट, क्या लगाए यहाँ पर, जिसमें कन्वर्ट करना है वो लगाएंगे, कन्वर्ट किस में करना है, एनिमल में, कैट का तो ऑब्जेक्ट आ सकता है, लायन का ऑब्जेक्ट आ सकता है, वी डोंट नो कौन सा, मतलब कंपाइलर डजंट नो व्हिच ऑब्जेक्ट विल कम, हम इसको एनिमल में कास्ट करेंगे,
कहेंगे कि तुम इसको एनिमल की तरह ट्रीट करो, मैं गारंटी लेता हूँ एनिमल का ही ऑब्जेक्ट आएगा, कोई और ऑब्जेक्ट नहीं आएगा। कोई और ऑब्जेक्ट आएगी, कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं जानता हूँ, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा हूँ बीइंग द डेवलपर। ठीक है, अभी भी देखो एरर दिखा रहा है ना। इस पूरी चीज को आपको ब्रैकेट में डालना पड़ेगा, यहाँ से लेकर के A2 तक, क्योंकि जब आपने ब्रैकेट में डाला तो इस लाइन का मतलब यहाँ से यहाँ तक का मतलब क्या हुआ, एनिमल में वो कन्वर्ट हो गया। फिर उसके बाद आप डॉट ऑपरेटर लगा के वेव टेल आप डालेंगे, तो इसको अब क्या कह रहा है अब ये, द मेथड वेव टेल इज अनडिफाइंड फॉर द टाइप एनिमल, सॉरी, my mistake, my bad, not animal, we have to put it here cat, my bad, हाँ कैट ही होगा, हम गारंटी ले रहे हैं कि वो कैट ही होगा, तो टेंशन मत लो। ठीक है, वो कोई और ऑब्जेक्ट नहीं होगा, कैट होगा, मुझसे मिस्टेक हो गई। ठीक है, जब दिमाग इधर भी लगा तो होता है और आपको समझाना भी होता है ना, और थोड़ा सा डिस्टर्बेंस पीछे से भी आ रहा है तो हो जाता है। तो ये क्या कह रहा है कि भाई ये जो भी आपके पास A2 मिल रहा है, आप इसको एनिमल की तरह ट्रीट मत करो, बल्कि इसको कैट की तरह ट्रीट करो। और जब कैट की तरह आप ट्रीट करोगे, यानी कैट में एक्सप्लिसिटली कास्ट कर लोगे, तो कैट के अंदर वेव टेल मेथड है उसके कॉन्टेक्ट में, तो उसको कॉल कर लो। क्लियर होगी बात? ठीक है, तो इस जगह अगर आप फोर्सफुली करना चाहेंगे उस पर्टिकुलर एक्सटेंडेड मेथड को, यानी एक्सटेंशन को इन्वोक करना या एक्सटेंशन की प्रॉपर्टी को एसेस करना, तो आपको पहले एक्सप्लिसिट कास्ट करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप उसको एसेस कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जब भी ऐसा काम करेंगे उससे पहले आप क्या करेंगे, एक चीज चेक करेंगे कि सच में ये कैट का ऑब्जेक्ट है रन टाइम में या नहीं है। कैसे करेंगे, इफ A2 क्या होता है, इंस्टेंस ऑफ होता है, कैसे करते हैं बताओ, है ना, इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर सुना होगा आपने C++ में भी, राइट। तो अगर A2 इंस्टेंस है तब तो ये काम करे, अदरवाइज एरर आप कर दीजिए। आउट की जगह ERR कर दे रहा हूं मैं। एरर क्या करता है, जो कुछ सिस्टम डॉट आउट करता है, यानी प्रिंट करना कंसोल पर, उसी को रेड में प्रिंट कर देता है। तो आपको जो लॉग जनरेट होगा उसमें आप देख लेंगे रेड से प्रिंट हो रहा है, तो दिमाग उस पर जाएगा, टेंशन जाएगा। ठीक है, कुछ प्रॉब्लम हुई है, इससे ज्यादा कुछ नहीं करेगा। नॉट अ कैट ऑब्जेक्ट, दैट्स क्लियर हुआ। तो ये डिफेंसिव मेथड हो गया। आप पहले ही डिफेंसिव हो गए कि भाई मैं तुम्हें कह तो रहा हूँ कि तुम इसको कैट की तरह ट्रीट करो, स्पेशली कास्ट करके, लेकिन उससे पहले ये जो कोड जो रन होगा ये रन टाइम पे होगा। रन टाइम पे एश्योर कर रहा हूँ कि A2 कैट का इंस्टेंस है भी कि नहीं है। अगर है तब तो इसको तुम स्पेशली कास्ट करो, अगर नहीं है तब क्या करो, ये चीज जो जानी चाहिए वो आपके एल्स में जानी चाहिए, एल्स एरर प्रिंट कर दो। करेक्ट, आगे बढ़ जाओ, मेथड मत कॉल करो। क्लियर हुआ गैस? भाई पीछे वाले आप दोनों उठ जाए जरा, आप दोनों इधर आ जाए, आगे आ जाए, आप दोनों लास्ट लास्ट लास्ट, वो जो छुप गई हैं उनको बुला लीजिए। आ जाओ बेटा, आ जाओ, आ जाओ, जाओ आगे आओ। क्या नाम है उनका, है सोनाली, आ रही है। अरे बैग लेके क्यों आ गए, अच्छा बाहर जाना है सीधे, पहले से प्लान करके आया कि सर ने बोला था बाहर भेजेंगे तो पक्का भेजेंगे। बेटा एक्सप्लेन करो क्या कह रहे थे। आ जाओ सोनाली, आ जाओ बेटा, आ जाओ, तुम ही बैग लेके आई हो। आगे तो जगह ही नहीं बेटा, तो बाहर भेजेंगे अब, चलेगा, जाओ। क्यों डिस्टर्बेंस कर रहे थे भाई, डिस्टर्ब तो कर रहे थे, इतना शोर की वजह से मैं पढ़ा नहीं पा रहा हूँ। अरे मैं तो देख करके बुला रहा हूँ, अभी और लोग को बुलाऊंगा, टेंशन मत लो, अभी खाली करूंगा क्लास को। अरे बच्चों अभी अभी क्लास खाली होगी, कुछ ही लोग बैठेंगे जो पढ़ने वाले हैं, बाकी धीरे धीरे सब बाहर जाएंगे। आपका क्या नाम है भाई, आप दोनों? हाँ आप हाँ, खड़े हो बेटा, क्या नाम है?
जरा मैं इसको साइलेंट कर देता हूँ रिकॉर्डिंग को, वरना अननेसेसरी फालतू चीजें। गाइस, so it's clear that point 2D has a composition relationship with x and y, है ना? Point 2D is composed of two coordinates x and y, just like triangle was composed of three sides and each side was of the type line 2D. Composition relationship was obvious over there. Now we are trying to migrate to a 2D modeling to a 3D modeling, for example, right, in our application. तो जाहिर सी बात है कि अगर 3D मॉडलिंग होगी तो लाइन भी 3D होगी, जो शेप्स होंगे वो भी 3D होंगे, क्यूब हो सकता है। तो क्यूब विल डिपेंड अपॉन हाउ मेनी लाइंस? 8 लाइंस, राइट? एवरी लाइन विल डिपेंड अपॉन which coordinate system? Not 2D coordinate system but 3D coordinate system, क्योंकि x y z तीनों में एक एक कोऑर्डिनेट होगा। तो अल्टीमेटली जो बॉटम डाउन हम करके आ रहे हैं वो कहाँ पे आ रहे हैं? जो सबसे मकान बनाने के लिए जो ईटा चाहिए होता है उस पे आ रहे हैं। वो ईटा क्या है इस एप्लीकेशन का? पॉइंट 2D। अब हमें क्या बनाना है? पॉइंट 3D बनाना है, राइट? अब अगर पॉइंट 3D बनाना है तो राइट क्लिक करिए आर्टिफैक्ट्स पे, ठीक है, न्यू क्लास पॉइंट 3D, ठीक है। बना करके बाद में हम एक्सटेंड कीवर्ड लिख सकते हैं, या फिर डायरेक्टली यहाँ पे आप देख रहे हैं सुपर क्लास लिखा हुआ है ना, यहाँ पे आप डायरेक्टली लिख दीजिए पॉइंट, या ब्राउज कर लीजिए, पॉइंट 2D दिखा रहा है। देखिए पॉइंट 2D कई जगह दिखा रहा है, जावा डॉट AWT में दिखा रहा है। ये आपको चूज नहीं करना है, आपको अपने आर्टिफैक्ट्स पैकेज के अंदर एग्रीकल्चर लैब के अंदर के SRC से चूज करना है, राइट? ये वाला पॉइंट 2D आपको यूज करना है, इनमें से कोई भी यूज नहीं करना है। ये वाला आपने यूज किया, आर्टिफैक्ट डॉट पॉइंट 2D आ गया, फिनिश, स्केलेटन में अपने आप इतनी चीज जनरेट होकर के आ गई, राइट? अब अगर मैं यहाँ पे एक मेथड लिखूं, अच्छा अभी पॉइंट 3D के पास क्या है? एक्स और वाई है और उनके गेटर सेटर्स होंगे, गेटर सेटर्स होंगे। गेटर क्या करता था? जो कुछ पॉइंट 2D में वो सब है बेसिकली, राइट? कंस्ट्रक्टर चूंकि ऑब्जेक्ट या क्लास से रिलेटेड होता है तो कंस्ट्रक्टर को ओवरराइड कभी आप नहीं करते हैं, तो कंस्ट्रक्टर को उस चीज से हटा दें फिलहाल। कंस्ट्रक्टर को छोड़ करके अगर आप बात करें तो आपके पास एक्स और वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम है, और उन कोऑर्डिनेट सिस्टम चूंकि ये प्राइवेट है डाटा हेडिंग को फॉलो करने के लिए, तो आपके पास करस्पॉन्डिंग पब्लिक मेथड्स है। जो गेटर मेथड्स हैं वो रीड करने के लिए यूज होते हैं, और सेटर मेथड्स वैल्यू को चेंज करने के लिए यूज होते हैं, ठीक है, फाइन। तो ये सारी चीजें जितनी भी पब्लिक हैं वो सारी की सारी पॉइंट 3D, प्राइवेट और पब्लिक दोनों ही पॉइंट 3D का पार्ट बन गई इनहेरिट होकर के। लेकिन एसेस पॉइंट 3D क्लास के अंदर वही हो पाएंगी जो विजिबल है ना? इनहेरिट तो हो गई लेकिन विजिबिलिटी भी तो होनी चाहिए। अब इंटीजर एक्स और वाई जो पॉइंट 2D में है उसकी विजिबिलिटी कहाँ तक है? उसकी विजिबिलिटी उसके क्लास की स्कोप के अंदर, यानी इस कर्ली ब्रेसेस से लेकर के लास्ट जो कर्ली ब्रेसेस खत्म हो रहा है यहाँ तक है। इसके बाद एक्स और वाई विजिबल नहीं रहेगा, प्राइवेट वेरिएबल है, राइट? पब्लिक होता तो विजिबल होता, प्राइवेट वेरिएबल है। तो पॉइंट 3D इज अ न्यू क्लास ऑल्दो इट इज एक्सटेंडिंग फ्रॉम पॉइंट 2D, बट इसकी विजिबिलिटी यहाँ पर नहीं होगी, ठीक है। दूसरी बात, बिकॉज पॉइंट 3D एक्सटेंड्स पॉइंट 2D। अब पॉइंट 3D और पॉइंट 2D के कंटेक्स्ट में अगर आप सोचेंगे तो एक्सटेंशन ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि ये क्या कर रहा है? पॉइंट 2D के 2 डायमेंशन की डेफिनेशन को ले रहा है और 3 डायमेंशन में उस डेफिनेशन को एक्सटेंड कर रहा है, राइट? जावा इज मोर क्लियर एंड वोकल अबाउट यूजिंग द कीवर्ड्स आल्सो, है ना? हिसाब सब कह रहा है कि यू कैन एक्सटेंड पॉइंट 3D फ्रॉम 2D क्लास। तब हम एक्सटेंड क्या करेंगे? थर्ड डायमेंशन z, इंटीजर z, राइट? ये एक्सटेंड कर रहे हैं, हाँ इसको प्राइवेट कर दिया, प्राइवेट कर दिया। तब हमें गेटर सेटअप बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे? जनरेट करेंगे, राइट क्लिक करके सोर्स में जाएंगे, जनरेट गेटर एंड सेटर्स, वेरिएबल को सिलेक्ट कर लीजिए, फिर जनरेट करने को वो आपको आसानी से करने देगा। दिखा रहा है
गेट सेट एंड सेट जेड ये जनरेट हो गया, राइट। नॉर्मली किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट बना के अगर उसके किसी मेथड को आप इन्वोक करना चाहें तो आपको डॉट ऑपरेटर यूज करना पड़ता है, राइट। यहाँ पे देखिए गेट जेड मेथड लिखा हुआ है, इसके अंदर अगर हम कहें गेट एक्स, तो ये हमें कंपाइलेशन एरर नहीं दे रहा है। क्यों नहीं दे रहा है? बिकॉज इट इज लाइक गेट एक्स एंड सेट एक्स, गेट वाई एंड सेट वाई बिकम द पार्ट ऑफ पॉइंट सी डी इटसेल्फ। तो जैसे लोकल मेथड कॉल कर रहे हैं वैसे आप मेथड कॉल कर रहे हैं, राइट। आपको ऑब्जेक्ट बना के डॉट ऑपरेटर यूज करने की जरूरत नहीं है, राइट, फाइन। अगर इसको आप चाहें ऐसे करें x इज इक्वल टू 8, ये नहीं कर सकते क्योंकि x जो है विजिबल नहीं है प्राइवेट होने की वजह से, तो ये नहीं कर सकते। क्लियर है यहाँ तक? नाउ व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन पॉइंट 3D एंड पॉइंट 2D? इज इट अ कंपोजिशन रिलेशनशिप? It's not a composition relationship. We can say point 3D is a point 2D, just like cat is an animal. ठीक है, ठीक है, उसमें मैथमेटिकल कंडीशन अप्लाई होंगी, जैसे थर्ड डायमेंशन ओरिजिन पे है 0 हो जाए, ठीक है, क्योंकि मैथमेटिकल मीनिंग भी इस क्लास की है। मैथमेटिकल उसकी जो उसके फंडामेंटल्स है उसका भी हमें ख्याल रखना पड़ेगा बिजनेस के हिसाब से, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। बट वी कैन से सेफली पॉइंट 3D इज अ पॉइंट 2D, राइट। वी कैन नॉट से पॉइंट 2D इज अ पॉइंट 3D, जस्ट लाइक एनिमल इज अ कैट, ये कहना गलत होगा, है ना। इसका मतलब हम पॉइंट 2D का रेफरेंस वेरिएबल यूज कर सकते हैं पॉइंट 3D के ऑब्जेक्ट को के एड्रेस को होल्ड करने के लिए। क्लियर है? अगर मान लीजिए एक और क्लास होती है पॉइंट 4D, एक और डायमेंशन में ऐड करना चाह रहा हूं, ठीक है ना। मोर देन 3 डायमेंशन इज नॉट इजी टू विजुअलाइज। आप कॉर्नर को देखेंगे तो आप देखेंगे एक्स वाई जेड कमरे में आपको दिख रहा है, राइट। किसी भी कमरे कॉर्नर को अगर आप देखेंगे तो आपको विजुअलाइज हो जाएगा। बट अब आप डाटा साइंस की बात करें तो वहाँ पे जितने भी फील्ड्स आपके होते हैं वो अलग डायमेंशन के तौर पे काउंट होते हैं, राइट। सो जस्ट थिंक इन एनी कंटेस्ट, एक डायमेंशन का मतलब एक आपकी फील्ड बढ़ रही है बेसिकली, है ना। तो आपने क्या करा, आपने बनाया भाई इसका पेरेंट क्लास क्या बनाए हम, पॉइंट 3D को बनाएंगे, ठीक है, क्योंकि पॉइंट 3D तक ऑलरेडी हमारे पास बन चुका है। अब उस पर हम ओवर कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं चीजों को, ठीक है, इनहेरिट कर करके। यहाँ भी रियूजेबिलिटी हो रही है, ठीक है। पॉइंट 3D, राइट। करेक्ट। इसमें एक डायमेंशन ऐड करना है तो क्या करें, प्राइवेट इंट एक्स वाई जेड हो गया, से डब्ल्यू कर दे रहे हैं 4 डायमेंशन, ठीक है। जनरेट गेट एंड सेटर्स, सोर्स जनरेट, करेक्ट। अब चलिए टेस्ट क्लास में, टेस्ट पॉइंट में चलते हैं। इस सारे जो कोड है इसको मैं हटा देता हूं एक बार, ठीक है। मेन खाली है आपका, ये भी हटा दिया। जैसे हमने एनिमल का रेफरेंस वेरिएबल यूज करके एनिमल का ऑब्जेक्ट बनाया था, फिर एनिमल का रेफरेंस वेरिएबल यूज करके कैट का ऑब्जेक्ट बनाया था, फिर एनिमल का रेफरेंस वेरिएबल यूज करके पर्शियन कैट का ऑब्जेक्ट बनाया था, वैसे ही अब मैं पॉइंट 2D का रेफरेंस वेरिएबल यूज करके पॉइंट 2D का, पॉइंट 3D का और पॉइंट 4D का ऑब्जेक्ट बनाना चाहता हूँ, ठीक है। एक एक लाइन का स्टेटमेंट 3 लोग चाहिए जो आकर के लिख करके मुझे बताएं। कौन आएगा? वो कोड देख सकते हो, पुराने वाले कोड देख सकते हो। मैं कह रहा हूँ कि जैसे एनिमल क्लास में एनिमल क्लास का रेफरेंस वेरिएबल यूज करा और एनिमल का ऑब्जेक्ट बनाया, न्यू एनिमल, ठीक है। फिर क्या करा, एनिमल क्लास का ऑब्जेक्ट रेफरेंस वेरिएबल यूज करा, न्यू कैट कर लिया, चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, रेफरेंस वेरिएबल किसका है, सुपर टाइप का है।
फिर एनिमल क्लास का सुपर टाइप का रेफरेंस वेरिएबल यूज करा, पर्शियन कैट का ऑब्जेक्ट बना लिया, है ना। ऑब्जेक्ट में चेंज करता जा रहा हूँ, रेफरेंस वेरिएबल सेम रख रहा हूँ। वो चीज मैं पॉइंट 2D, पॉइंट 3D और पॉइंट 4D के से भी रिपीट करना चाहता हूँ। पॉइंट 2D बेसिकली इट्स जस्ट अ पॉइंट, पॉइंट 2D हम कह रहे हैं, लेकिन पॉइंट 2D से नीचे कोई पॉइंट नहीं होता है ना। पॉइंट 2D से नीचे कोई पॉइंट की डेफिनेशन नहीं होती है, राइट। पॉइंट का मतलब ही एटलीस्ट 2 कोऑर्डिनेट होने चाहिए। अगर हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल लाइन पे भी है तो दूसरा कोऑर्डिनेट 0 ही होगा आपका, राइट। तो कह सकते हैं पॉइंट 2D कहें या पॉइंट करें, एक ही बात है। यानी पॉइंट 2D इज अ पॉइंट, पॉइंट 3D इज अ पॉइंट एंड पॉइंट 4D इज ऑल्सो अ पॉइंट। अगर एक इससे ऊपर भी हम एक कॉमन कोड डालने के लिए पॉइंट नाम की क्लास बना देते जो पॉइंट 2D का पेरेंट क्लास होती, तो दैट वुड हैव मेड मोर सेंस, करेक्ट। फिर उस पॉइंट क्लास से हम चाहे 2D पॉइंट की बात करें, चाहे 3D पॉइंट की बात करें, चाहे 4D पॉइंट की बात करें, सबके ऑब्जेक्ट को रिफर कर सकते थे, है ना। फिर उसमें हम चाहते तो लाइन 2D, लाइन 3D, लाइन 4D भी बना सकते थे, ठीक है। उनसे फिर रियल कंक्रीट शेप बना सकते थे, ठीक है, ऑफ दैट पर्टिकुलर डायमेंशन एंड सो ऑन, राइट। तो ये कोड मुझे अब लिखना है, कौन लिख के दिखाएगा। पॉइंट 2D का रेफरेंस वेरिएबल यूज करना है और ऑब्जेक्ट्स एक बार पॉइंट 2D का बनाना है, एक बार पॉइंट 3D का बनाना है, एक बार पॉइंट 4D का बनाना है। कोई भी आके लिखे, देख कर कोड लिख सकते हैं, पुराने कोड देख के लिख सकते हैं। ट्राई करोगे? आ जाओ, ये ट्राई करो तुम। या अगर तीनों बता सकते हो तीनों बना के दिखा दो, ठीक है। डी छोटा का बड़ा सा देख लो, सब कुछ सामने हो जाएगा। ये देखो पॉइंट 3D, पॉइंट 2D, इधर इधर भी दिखेगा तुम्हें। हेल्प करना भाई, जल्दी कर क्या हटेगा क्या? जब वाइवा में आओगे ना तो मैं ऐसा क्वेश्चन पूछूंगा कि बताएंगे तो बाकी करनी है चुपचाप बैठना है। गेट दैट कॉलम का क्या होगा? चलो इतना तुमने कर दिया, पॉइंट 3D का बनाऊं, लेकिन अभी ये प्रिंट नहीं करेगा क्योंकि ये सिस्टम डॉट आउट प्रिंट में ध्यान देना, इंटरनल डालोगे तभी प्रिंट करेगा। वैल्यू रिटर्न करेगा लेकिन वो लॉस हो जाएगा।
नेम का अच्छा 3D हाँ हो गई। नेक्स्ट उसमें और कुछ रह गया है क्या? सेटर्स रह गए वैसे तो। पॉइंट टू टेबल से सिर्फ सेटर्स रहेगा ना, मूविकल इसमें दो काम कर सकते हैं। एक तो नॉर्मली जैसे ये पॉइंट 3D का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, राइट? ये बनाए तो भी चलेगा। मैं क्या कह रहा हूँ, जैसे हमने एनिमल क्लास का रेफरेंस वेरिएबल यूज करा था, तो यहाँ पे पॉइंट का रेफरेंस वेरिएबल आप यूज कर सकते हैं, बिकॉज इट्स अ सुपर टाइप। ये भी इसको रेफर करेगा। और ये जो आपने कॉल करे हैं ना, ये सारी चीजें जो है ना, ये सारी चीजें सिस्टम डॉट डॉट प्रिंट के लिए जाएंगी, तभी वो रिटर्न तो करेगा। लेकिन रिटर्न करके यहाँ लॉस हो जा रहा है, इसको यहाँ से उठाना पड़ेगा, कंट्रोल एक्स, इसको यहाँ डालना पड़ेगा, तब जाके ये कॉल होगा। सेमीकोलन हटा दें यहाँ से। सिमिलरली एक लाइन और कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी, इसकी जगह पेस्ट कर देते हैं, कंट्रोल वी, गेट भाई, ठीक है। या तो यहाँ पॉइंट 3D करते तो भी चलता, बट बिकॉज पॉइंट 3D इज अ पॉइंट 2D, सो वी कैन यूज द रेफरेंस वेरिएबल ऑफ पॉइंट 2D एज वेल, ठीक है। अब इसके तीनों वेरिएबल को प्रिंट कर दीजिए। The method gets is defined point 2D x2. Undefined for point 2D. गाइस, गेट जेड में एरर क्यों आ रही, समझ में आ रहा है? क्यों? कॉन्टैक्ट पॉइंट 2D का है और उस कॉन्टैक्ट में सिर्फ गेट एक्स और गेट वाई ही है, गेट जेड है नहीं, तो ये कॉन्टैक्ट को वायलेट कर देगा। या तो एक्सप्लिसिट कास्ट करते हैं हम तो होता, अदरवाइज नहीं करेगा ये, ठीक है। चलिए, तो इस लाइन को कमेंट कर दीजिए फिलहाल, वो कमेंट लिख दीजिए, इट विल नॉट वर्क, ठीक है। चलिए, ठीक है। और क्या कर सकते हैं भाई, तो ये काफी टाइम हो गया है, क्लोज करना है, इसलिए मैं कंप्लीट कर दे रहा हूँ इसको। पॉइंट 2D से x3 ये कर रहे हैं, x3 इज इक्वल टू न्यू, कौन पूछ रहा है? आप पूछ रहे थे? अभी क्या एरर आ रही है, क्या दिक्कत है इसको? नहीं, एरर क्यों आ रही है? कैनॉट बी रिजॉल्व, हाँ, इंपोर्ट की जरूरत है। कंट्रोल शिफ्ट ओ, इंपोर्ट आ गया अपने आप, राइट। सो एनीवेज, ये कंसेप्ट समझ आ गया ना। सुपर टाइप से आप किसी भी सब टाइप के ऑब्जेक्ट को रिफर कर सकते हैं। शर्त बस इतनी है कि लिमिटेशन हो जाएगी कि आप सिर्फ सुपर टाइप के कॉन्टेक्ट के अंदर डिफाइंड डाटा और
और उसके बिहेवियर को ही एसेस कर पाएंगे, उससे ज़्यादा आप नहीं कर पाएंगे अनटिल अनलेस या तो आप टाइप कास्ट करें या वो चीज़ कंटेंट का पार्ट हो। ठीक है, अच्छा, एक फाइनल क्वेश्चन के साथ क्लास को हम क्लोज कर रहे हैं, एंड दैट क्वेश्चन कुड बी एन असाइनमेंट आल्सो, एंड दैट विल बी गिवन पॉइंट्स इन सेशनल मार्क्स, अगर कोई आंसर करता है तो सर्च करके। भाई एक सिंपल सा क्वेश्चन ये है कि अब तक जैसे एनिमल क्लास में हम वापस जा रहे हैं, ये जो टेस्ट एनिमल क्लास है, ध्यान से सुनो भाई, सेशनल में आपके जितने भी नंबर आएंगे ना, अगर वो 25 से कम है, ठीक है, तो इसको जो सबसे पहले आंसर करेगा सेटिस्फैक्ट्री लेवल तक, उसको सीधे 3 नंबर बढ़ा के दूंगा मैं अगली क्लास से पहले। अगली क्लास से पहले जो भी इसका सही आंसर दे देगा सेटिस्फैक्ट्री लेवल तक, अगली क्लास में आंसर को एक्सप्लेन भी करेगा, ठीक है, और उसको 3 नंबर एक्स्ट्रा दूंगा मैं। क्या कह रहे हैं, बोलिए। मेरे साथ अली भाई हैं, तवेज भाई हैं, ताबिश भाई हैं, अनम है, अतुल सर है, कई लोग हैं। मैं क्लास ले रहा हूँ अभी तो, नहीं तवेज भाई छुट्टी पे हैं, ताबिश भाई को देख लीजिए, ताबिश भाई होंगे। नहीं मेल सबके पास गया है, मेल सबके पास गया है। अच्छा, मतलब अभी आए होंगे वो, कभी पुलिस वहां से नाम नहीं आया वो, राइट। अच्छा, तो ताबिश भाई के पास भेज दीजिए, अभी नहीं हो तो अली भाई के पास भेज दीजिए। नहीं मैं नहीं हूँ उसमें। ठीक है गाइस, गाइस प्लीज जस्ट 2 मिनट्स, ठीक है, साइलेंट, जस्ट 2 मिनट्स, ठीक है। भाई देखो, अभी आपको एक्सप्लेन मैंने किया था, सारा कंसेप्ट इस बात पे बेस्ड था कि रेफरेंस वेरिएबल इन सारे केसेस में एनिमल है, इसलिए कोई भी ऐसा एक्सटेंशन हम एनिमल की रेफरेंस वेरिएबल पे कॉल नहीं कर सकते जो कि एनिमल के कॉन्टेक्स्ट में डिफाइंड नहीं है, प्रिसाइज टर्म में बोल रहा हूं मैं, ठीक है, समझ में आ रही बात। क्यों? क्योंकि कंपाइलर आपको बता ये रहा है कि भाई तुम कह रहे हो कि रेफरेंस वेरिएबल एनिमल का है, तो मैं उसको एनिमल ही मानूंगा, क्योंकि यहाँ पे एनिमल भी आ सकता है, यहाँ पे कैट भी आ सकता है, यहाँ डॉग भी आ सकता है, यहाँ लायन भी आ सकता है, फ्यूचर में कोई नई क्लास तुम बना दो जो कि एनिमल का चाइल्ड हो, वो भी आ सकता है, और जो कॉन्टेक्ट में डिफाइंड नहीं है जो मेथड, वो उस क्लास का पार्ट नहीं हो सकता है, और पार्ट नहीं होगा तो रन टाइम पे जेवीएम किसको देखेगा, ऑब्जेक्ट को देखेगा, जब ऑब्जेक्ट को देखेगा तो उसको वो मेथड नहीं मिलेगा, तो क्या होगा, रन टाइम में एक्सेप्शन आएगी, राइट। तो कंपाइलर इस बात को मानने को तैयार नहीं है। अब मेरा सिंपल सा क्वेश्चन है कि कंपाइलर इतना स्मार्ट है कि आपको छोटी छोटी गलतियों पे रोक देता है। मैंने जब यहाँ लिख रखा है कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट एनिमल का ही बने रन टाइम पे, यहाँ पे कैट का ही बने, यहाँ पे लॉयन का ही बने, यहाँ एलिफेंट का बने, यहाँ वाइल्ड कैट का बने, यहाँ पर्शियन कैट का बने, तो कंपाइलर को क्या दिक्कत है फिर? कोई सिचुएशन मैं इसको मिमिक करके दिखा सकता हूँ क्या कि वाकई ऐसा कंपाइलर के साथ हो सकता है, या कोई ऐसी सिचुएशन में फाइंड आउट कर सकता हूँ जहाँ कंपाइलर की ये बात अप्लाई होगी और ट्रू होगी इनफैक्ट, क्योंकि कंपाइलर इसको एक जनरलाइज रूल बना रहा है, और जनरलाइज रूल अगर बना रहा है तो उसके पास कोई रीजन होगा, राइट, करेक्ट, बात समझ में आ रही है। कंपाइलर क्या कह रहा है, कंपाइलर कह रहा है कि भाई तुमने एनिमल टाइप के रेफरेंस वेरिएबल सारे बना रखे हैं, तो जो मेथड या प्रॉपर्टीज एनिमल के अंदर डिफाइंड है वही कॉन्ट्रैक्ट है, उनसे ज्यादा हम कुछ भी एसेस नहीं करने देंगे जब तक तुम कास्ट ना करो, और कौन सा कास्ट करो, एक्सप्लिसिट कास्ट करो, उससे ज्यादा हम तुम्हें एसेस नहीं करने देंगे। और रीजन क्या है, सिंपल सी बात है, कंपाइलर का रीजन मैं आपको बता रहा हूँ कि उसको क्या समझ में आ रहा है, उसको ये समझ में आ रहा है कि भाई ये जो चीज है, ये यहाँ पे रन टाइम में कोई भी ऑब्जेक्ट आ सकता है। अब तुम कॉन्ट्रैक्ट के बाहर कोई मेथड कॉल करवा लोगे मुझसे यहाँ पर, और मैं तुम्हें कंपाइल करने दूंगा, और रन टाइम में उस ऑब्जेक्ट के अंदर, चूंकि डायनेमिक बाइंडिंग होगी रन टाइम में, उस ऑब्जेक्ट के अंदर देखा जाएगा, उस ऑब्जेक्ट के अंदर वो मेथड नहीं मिला तो क्या होगा, कंट्रोल आपका फेल हो जाएगा, प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा, है ना, दैट विल बी अ रन टाइम एक्सेप्शन, ठीक है। तो कंपाइलर को ये बात क्यों नहीं समझ में आ रही है, क्या ऐसी कोई सिचुएशन एग्जिस्ट कर सकती है? इसको मिमिक करके डिमॉन्स्ट्रेट करना होगा, जो भी डिमॉन्स्ट्रेट कर देगा इट्स एन ओपन चैलेंज, सबसे पहले करेगा, आप गूगल में सर्च करो, चैट जीपीटी की हेल्प लो,
ठीक है, जो भी इसको फाइंड आउट करके सही रीजन एक्सप्लेन कर लेगा सेटिस्फैक्टरी लेवल तक, उसके जितने भी मार्क्स सेक्शन में फाइनल में आएंगे +3 मार्क्स मेरी तरफ से, बशर्ते 25 से ऊपर ना जा रहे हैं, उसके बाद मैं कुछ नहीं कर सकता भाई। ठीक है, अगर 25 बन रहे हो तो 25 भी दे दूंगा गैस। ठीक है, ठीक है, सो वी आर स्टॉपिंग द क्लास।